दोस्तों हमारा भारत आज अंटार्कटिका से करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। जी हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिस्टेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लैंड मास है वह लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। दरअसल इंडिया ही नहीं बल्कि हमारी धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंडिया अंटार्कटिका के ही साथ था। दोनों एक ही लैंड मास के इंटीग्रल पार्ट्स हुआ करते थे। बल्कि अगर ऐसा कहें कि सभी कॉन्टिनेंट्स धरती के इतिहास में एक समय एक ही बड़े लैंड मास के ही हिस्से थे, तो कोई गलत नहीं होगा। तो आखिर ये सब अलग हुए कैसे? इंडिया अंटार्कटिका से इतना दूर आया कैसे? क्या था वो ज्योग्राफिकल इंसिडेंट जो इंडिया को अलग करके हजारों किलोमीटर दूर उठा लाया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, आज के समय में धरती पर सभी कॉन्टिनेंट्स कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये रहा हमारा भारत, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अंटार्कटिका, अफ्रीका, अमेरिका। कहने का मतलब ये है कि सभी इधर उधर एक दूसरे से दूर लोकेटेड हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी के इतिहास में 180 मिलियन साल पीछे जाएं, तो हम यह पाएंगे कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। जी हाँ, ये सुपर कॉन्टिनेंट एक ओशन से घिरा हुआ था जिसका नाम था पंथलासा सी। आसान भाषा में कहें तो अर्थ की हिस्ट्री में एक समय ऐसा था जब सिर्फ एक लैंड मास था और एक ही ओशन। अब आपको बताते हैं कि ये सब स्टोरी और थियरी किसने दी थी। इस थ्योरी को सबसे पहले सही ढंग से एल्फ्रेड वेगेनर ने दुनिया के सामने रखा था। वे एक जर्मन ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1912 में एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। उस हाइपोथेसिस का नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था। इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पर उसने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट कभी एग्जिस्ट करता था और फिर वो कई हिस्सों में टूट जाता है। अब इस हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम पूरे फैक्ट्स को सही से समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों बढ़ता जाता है, और डेंसिटी में बदलाव होने से पृथ्वी के अंदर लेयर बनते जाते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला लेयर सॉलिड और सबसे कम डेंसिटी का होता है। इस लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे करीब 100 किलोमीटर मोटी हॉट मॉल्टन लेयर होती है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अब आते हैं एल्फ्रेड वेगेनर के हाइपोथेसिस पर। अपनी थ्योरी में एल्फ्रेड ने सजेस्ट किया कि लगभग 180 से 200 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है और फिर इसके दो हिस्से हो जाते हैं। जो साउथ का हिस्सा था उसे इन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दे दिया, और जो नॉर्थ का हिस्सा था उसको इन्होंने लोरेशिया बोला। ये दोनों लैंड मासेस उस वक्त अंटार्कटिका के पास ही थे, मतलब जहां पर आज अंटार्कटिका लोकेटेड है वहीं पर ये दोनों भी थे। फिर अगले करोड़ों वर्षों में गोंडवाना लैंड और लोरेशिया भी कई हिस्सों में टूट जाते हैं और फिर धीरे धीरे आज वाले डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। जब अल्फ्रेड ने इस स्टोरी को बताया तो उस समय के जियोलॉजिस्ट ने सवाल किया कि चलो ये सब तो ठीक है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, दो लैंड मास में ब्रेक हो जाता है और फिर उसके बाद ये दोनों का भी डिवीजन होता है, जिससे कि आज के सारे कॉन्टिनेंट्स बने। लेकिन इन सब के पीछे रीजन क्या था? वह कौन सा फोर्स था जो इतने हैवी लैंड मास को ब्रेक कर देता है और ये सारे लैंड मास दूसरी जगह मूव कर जाते हैं? इन सब के लिए एल्फ्रेड वेगेनर ने सी वाटर को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि वाटर लगातार सुपर कॉन्टिनेंट पर इम्पैक्ट करता गया, जिससे लैंड मास कमजोर हो गया था और फिर वह टूट जाता है, और वाटर फोर्स के कारण ही टूटे हुए लैंड मास एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। उनके इस रिप्लाई को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वाटर में इतनी फोर्स नहीं थी जो इतने हेवी लैंड मास के साथ इतना कुछ कर सके, और इसलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, एल्फ्रेड की ही हाइपोथेसिस को आधार मानकर अर्थ पर आगे रिसर्च की गई थी। दरअसल वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहा है कि सुपर कॉन्टिनेंट टूटा कैसे और ये कैसे इतने दूर तक मूव किया। इसी सवाल को लेकर कई सारी रिसर्च होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड रिसर्च आर्थर होलमेस की कन्वेक्शन सेल थ्योरी थी। इसी थ्योरी ने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन को आंसर किया है। अब इसके बारे में समझाते हैं आपको। दोस्तों, अपनी थ्योरी को समझाने के लिए आर्थर होलमेस ने पृथ्वी की सबसे ऊपर की दो लेयर्स ली, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। इन दोनों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। लिथोस्फीयर सबसे ऊपर की लेयर होती है और सॉलिड होती है, जबकि इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है जो सेमी लिक्विड स्टेट में होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें मटेरियल हमेशा मूव करते रहते हैं, जिससे कि एस्थेनोस्फीयर रोटेटिंग सेल्स डेवलप होने लगते हैं। सेल्स में बेसिकली हॉट मॉल्टन रॉक मटेरियल होता है जो कि रोटेट करता रहता है। ये मटेरियल रोटेट करते हुए या तो ऊपर पृथ्वी सतह की ओर मूव करते हैं या फिर पृथ्वी की ओर अंदर चले जाते हैं। पृथ्वी की सतह की ओर आने वाले सेल्स को असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, जबकि नीचे की तरफ जाने वाले सेल्स को डिसेंडिंग लिम्ब। कन्वेक्शन सेल में टेम्परेचर अधिक होने के कारण एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इसलिए कन्वेक्शन सेल के मटेरियल लिथोस्फीयर को तोड़कर
पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों कि ये सब अचानक से एक झटके में होता है। मटेरियल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं और लिथोस्फीयर कमजोर होता है और अल्टीमेटली यह दो हिस्सों में टूट जाता है और ये लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। इस तरह से आर्थर हॉलमेस ने कन्वेक्शन सेल्स की मदद से लोगों को समझाया कि कैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट से इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि इंडिया कैसे बना। जब सुपर कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हुए तो इंडिया गोंडवाना का हिस्सा था। मेसोजोइक काल में गोंडवाना भी ब्रेक होना शुरू होता है। गोंडवाना भी कन्वेक्शन सेल के ऊपर की तरफ आने से ब्रेक हुआ था, जैसे सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद ये सारे लैंड मासेस एस्थिनोस्फीयर पर अलग अलग दिशाओं में फ्लोट करने लगे और यह कई हिस्सों में टूटता है। इसके ब्रेक होने से इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड बनते हैं। 130 से 120 मिलियन वर्ष पहले तक इंडिया अंटार्कटिका का हिस्सा बना रहा। 90 मिलियन वर्ष पहले इंडिया मेडागास्कर से अलग होता है और अपनी यात्रा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जारी रखता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में इंडिया आज के करंट पोजीशन पर पहुंचता है। प्लेट्स का मूवमेंट दोस्तों, टूटे हुए लैंडमास को प्लेट्स भी कहते हैं, जो कि सेमी लिक्विड एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इनका मूवमेंट उसी तरह से होता है जैसे पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। ये प्लेट्स अलग अलग दिशाओं में मूव करते हैं। इनका कभी कभी आपस में ही कोलिजन भी होता है और जब दो प्लेट्स का आपस में कोलिजन होता है तो जो हैवी प्लेट्स होता है वह नीचे की तरफ खिसक जाता है और एस्थिनोस्फीयर में मेल्ट हो जाता है। दोस्तों, सारे प्लेट्स की फ्लोटिंग स्पीड या मूविंग स्पीड एक समान नहीं होती, लेकिन एवरेज देखा जाए तो ये स्पीड अराउंड 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर का होता है। प्लेट की स्पीड कम होने के कारण ही नॉर्मली इसे फील नहीं कर सकते। वैज्ञानिक माइक्रो लेवल पर रिसर्च करके स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। इन प्लेट्स के मोशन से अर्थ सरफेस पर कई तरह के लैंडमास बनते हैं, जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और रिफ्ट वैली। आप जो हिमालय देख रहे हैं, इसके नॉर्थ में यूरेशिया है और साउथ में इंडिया। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और फिर कलीजन होता है, जिसके बाद ये एक दूसरे पर ह्यूज फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसी फोर्स के कारण दोनों प्लेटों के बीच जो भी मटेरियल था वह ऊपर की तरफ उठने लगता है। जैसे जैसे दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती गई, इनके बीच जो मास था उनकी हाइट भी लगातार बढ़ती चली गई, जो आगे चलकर हिमालय माउंटेन बनती है। आज भी हिमालय पर दोनों लैंडमास लगातार फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हिमालय आज भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे इंडिया का लैंडमास नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगा, हिमालय माउंटेन की हाइट बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपने यह अक्सर न्यूज में सुना होगा कि हिमालय की हाइट हर साल बढ़ रही है। नासा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमालय की ऊंचाई हर साल करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की हाइट आज लगभग 8,850 मीटर है, जो आने वाले समय में और ज्यादा हो जाएगी। दुनिया में और भी जितने माउंटेन्स हैं, एंडीज, रॉकीज, अरावली, यूरल, एल्प्स, इन सभी का निर्माण प्लेटों के मूवमेंट के कारण ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, प्लेटों के मूवमेंट के कारण ही धरती पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और भूकंप भी आते हैं। तो इंडिया या दूसरा कोई भी लैंडमास जब ब्रेक हुआ तो ऐसे ही अपनी फैमिली से दूर होता गया। जो बात आर्थर हॉलमेस ने कन्वेक्शन सेल्स थ्योरी में एक्सप्लेन की थी, और यही चीज एल्फ्रेड वेगनर नहीं समझा पाए थे, जिसके कारण उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये थी भारत के बनने की पूरी ज्योग्राफिकल स्टोरी। कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और उसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां से भी आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा।